नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं। दाने दाने को मोहताज। अब तक ये सिर्फ मुहावरे के तौर पर सुना जाता था, लेकिन पाकिस्तान में ये वाकई में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग सच में दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पाकिस्तान की आधी आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। आटे की लूट मची है। आटे के लिए मर्डर हो रहे हैं। आटे के लिए भगदड़ में लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान के दर्जनों शहरों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। इनमें आपको सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष आटे की गाड़ी के पीछे दौड़ते दिखाई देंगे। आटा लेने के चक्कर में जो भगदड़ हुई, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। आटे की गाड़ियों की सुरक्षा में सरकार ने मशीन गन के साथ गार्ड तैनात किए हैं। कई जगह फायरिंग हुई है। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम का दुख और बेबसी देखकर कलेजा कांप जाता है। पाकिस्तान की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि उसके पास गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया है। गेहूं इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है और कोई मुल्क पाकिस्तान को अब उधार देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों बने, कैसे बने? पाकिस्तान के सरकारी खजाने में कितना पैसा बचा है? अब पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी? और ऐसे वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए कौन आगे आया? इन सारी बातों की डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिनका जिक्र मैंने किया, जिन्हें देखकर आपको पाकिस्तान के हुक्मरानों से नाराजगी होगी और पाकिस्तान की जनता से हमदर्दी हो जाएगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस की हैं। बलूचिस्तान में आटे की मिल के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। जैसे ही आटे की बोरियों से लदे ट्रक मिल से बाहर निकलते हैं तो लोगों की भीड़ ट्रकों के पीछे भागने लगती है। सबकी एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह 2 वक्त की रोटी के लिए आटे का जुगाड़ हो जाए, जिससे घर में भूख से बिलख रहे बच्चों को कम से कम खाना दिया जा सके। भीड़ में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब शामिल हैं। कुछ लोगों को आटा मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के हाथ मायूसी लगती है। जिन लोगों को आटा मिल जाता है वो इसे घर तक ले जा पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि पेट की आग लोगों को हैवान बना रही है। पहले आटे की बोरियों की लूट होती है, फिर आटे की बोरी लेकर जो लोग घर जा रहे होते हैं उनसे लूटपाट शुरू हो जाती है और उनके साथ कई बार मारपीट भी होती है, लड़ाई होती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सिंध के सक्खर जिले की हैं। इस कस्बे के एक शख्स को आटे की बोरी मिल गई। 2 लोग उससे आटा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लुटेरों से यह शख्स गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि भूख तो हर घर में है, बेबसी तो हर घर में है। सक्खर पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सूबे सिंध में है, जहां बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का राज है। लेकिन आटे के लिए सिंध में भयंकर मारकाट मची हुई है। मिल मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो लोग आटा लूट नहीं पाते, दूसरों से छीन नहीं पाते, उनकी हालत बेहद दयनीय हो जाती है। खाली हाथ रह गए लोग वहीं बैठकर रोने लगते हैं और अपनी हुकूमत को कोसने लगते हैं। इस वक्त कराची में 1 किलो आटा 140 से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। राजधानी इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो की बोरी 1500 में और 20 किलो की बोरी 2800 रुपए में बिक रही है। पंजाब में मिल मालिक 160 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो की आटे की बोरी का दाम
3,100 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं बलूचिस्तान में तो आटे का दाम 200 रुपए किलो भी पार कर गया। सरकार लोगों को आटा बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सप्लाई दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। एक शहर में 50-50 बोरी के 2 ट्रक भेजे जाते हैं और आटे के लिए लाइनों में हजारों लोग लगे दिखाई देते हैं और इसीलिए आटे की लूट हो रही है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां सरकार की तरफ से 100 रुपए किलो आटा बेचा जा रहा है, लेकिन घंटों से लाइन में लगे लोगों को जब आटा नहीं मिला तो आपस में मारपीट करने लगे। पाकिस्तान के चारों सूबों की सरकारों ने सब्सिडी पर कम कीमत पर आटा बेचने का ऐलान किया है, लेकिन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जैसे आटे की बोरियों से लदा ट्रक किसी जगह पहुंचता है तो लोग ट्रक देखते उसके पीछे भागने लगते हैं, जोर जोर से कीमत लगाते हैं। 200 के बजाय 400 देकर भी आटे की बोरियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे अपने परिवार का पेट भर सके। पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी भूख का यही हाल है। यह सूबा अफगानिस्तान से लगा हुआ है, जहां इमरान खान की पार्टी की सरकार है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे में भी आटे की कीमत 150 से 180 रुपए किलो तक पहुंच गई है और इतनी कीमत अदा करने पर भी आटा मिल जाए ये जरूरी नहीं है। हालत यह हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में आटे की सुरक्षा के लिए हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात करना पड़ा। बंदूकों के साए में बट रहा आटा जब लोगों को नहीं मिलता तो वो आटे की गाड़ियों के सामने लेट जाते हैं। पेशावर शहर के बाहर जब एक शख्स को आटा नहीं मिल पाया तो वो आटे की गाड़ी के सामने सड़क पर ही लेट गया। कहा, अगर आटा नहीं देना तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मुझे खत्म कर दो। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। हमें खत्म 11 बजे तक ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। सुबह 6 बजे से आते इधर आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसको मर्यादा सुना है, किसको बोले? खुद ही कुछ करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, अभी क्या करे, किसके साथ मर्याद करे यार? किधर जाए हम लोग, ये बताओ ना लोगों को। एक बंदा तैयारी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग? तुम खा के कहते हैं हमारे घर में आटा नहीं है। कितने दिनों से? 3 दिनों से मैं नहीं है। 3 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं 50 का 100 का मंगा के मैं गुजारा करती हूँ। एक टाइम खा लेते, 2 टाइम भूखे हैं। मैं इनको कुछ दे दूँ, मैं खुद खा के मर जाऊँ। मैं क्या करूँ भाई, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर मैं कुछ खाती हूँ तो मैं क्या करूँ भाई, मैं इनको कैसे बताऊँ? बच्चों की भूख एक मां से बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में इस वक्त यही मंजर देखने को मिल रहा है। पेशावर हो, क्वेटा हो, मुल्तान, झांग, सियालकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद या फिर वजीराबाद, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में आटे के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पिछले 10 दिन के भीतर आटे के दाम डबल हो चुके हैं। लोगों को 10 किलो आटे के लिए 20 से 24 घंटे तक लाइन में लगे रहना पड़ता है और पाकिस्तान में किसी के पास आटे के इस क्राइसिस को खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। मिल मालिक आटे की कमी के लिए राज्य सरकारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। सूबों की सरकारें केंद्र के शहबाज शरीफ हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। पाकिस्तान के चारों सूबों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो उनके बीच एक दूसरे को ब्लेम करने का गेम चल रहा है और भूखी जनता आटे के ट्रकों के पीछे दौड़ने को मजबूर है।
का सिर्फ आटे के लिए फोटोग्राफी है। ये मेरे पैसे हाथ में है, बरसात में मर गए ना, इस वजह से ही मर जाएंगे। मुश्किल से मिला आटा, आसानी से तो मिला ही नहीं है आटा, बहुत मुश्किल हुई आटा लेने में, बहुत तंगी हो रही थी, हालात इतने मजबूर हो पड़े बहुत ज्यादा। आटा मिल ही नहीं रहा, गरीब 2 गाड़ियां भर के आए रश में, किसी का पर्स निकल रहा है तो किसकी मोबाइल निकल रही है, किसके पैसे निकल रहे हैं। सफेद पोश लोग हैं, बड़ी तकलीफों से लिया है, मोबाइल भी टूट गया, ये धक्म धेल में ये गवर्नमेंट है, आटा भी ये हालत कर दी है कि जैसे मुफ्त में मिल रहा है। 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से बच्चे भूखे हैं रोटी से, वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं। ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊंगा। यही कहना चाहते हैं जो हमारी मदद करे, हम गरीब आदमी हैं, हम तो मैंने 5 महीने हो गए घर बैठा हूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही, ये मांग के गुजारा कर रहे हैं। किसी वक्त सुबह 6-7 बजे भी आना पड़ता है, उसके बाद 9-10 बजे गाड़ी आती है, उसमें 50 आटे होते हैं, वो जो पहले आ जाते हैं 50 लोग, उनको मिल जाता है बकाया। हम लोग ऐसे ही कभी किधर फेरे लगाते रहते हैं। पाकिस्तान में आटे का संकट क्यों हुआ, गेहूं की कमी क्यों हुई? इसकी वजह है कि पाकिस्तान अपनी जरूरत भर का गेहूं पैदा नहीं कर पा रहा। पिछले 2 साल से पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से गेहूं खरीद कर अपने लोगों का पेट भर रहा था, लेकिन अब दिक्कत यह हो गई कि पाकिस्तान के पास गेहूं खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान का खजाना खाली है, फॉरेन एक्सचेंज करीब करीब खत्म हो चुका है। IMF ने और कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर, सब के सब उधार मांगने के लिए विदेश के दौरे पर हैं, जिससे कर्जा जुटाकर किसी तरह से इस मुसीबत को टाला जाए। लेकिन अब तक किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को मदद का पक्का वादा नहीं किया है। शरीफ सरकार मुसीबत में है और उन्हें मुसीबत में देखकर इमरान खान की पार्टी ने उस पर हमला बोल दिया है। इमरान सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे असद उमर ने कहा कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। डार साहब ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे लोगों का जो जाती अकाउंट के अंदर डॉलर रखे हुए हैं वो भी अब हुकूमत की नजरें उसके ऊपर हैं। वो कहते हैं वो भी मुल्क के हैं, और ख़ास तौर पे जब तारीख को देखते हैं और लोगों को ये याद आता है कि ये वही डार साहब हैं जिन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज किए थे पाकिस्तान की तारीख में, वाहिद वजीर खजाना जिसने ये काम किया था, तो लोगों के लिए परेशानी में और इजाफा होता है। इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, एक्सपोर्टर्स की सारी एसोसिएशन जो हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के कारोबार करने वालों का, एक्सपोर्ट करने वालों का। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार यह कहकर पावर में आई थी कि इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान और कंगाल हो चुका है, लोग भूखे मर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि मानसून के सीजन में जो बाढ़ आई थी उसने मुल्क को तबाह कर दिया। I have not seen in my entire lifetime this kind of devastation. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी थी। इस आपदा ने न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, बल्कि इससे ऐसी चुनौती भी खड़ी हो गई है जिससे निपट पाना अकेले पाकिस्तान के बस की बात नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आने वाले IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP और दूसरे बहुपक्षीय संगठनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। इसके अलावा जिन दोस्ताना देशों ने पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता वहां की आवाम के साथ हमदर्दी तो दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के किसी लीडर के घर में आटे की कमी नहीं है। सबके घरों में तंदूरी पराठों के साथ चिकन, मटन और बिरयानी की दावतें हो रही हैं, और पाकिस्तान की जनता भूख से मर रही है। पाकिस्तान के लोगों की परेशानी, उनकी तकलीफ देखकर दुख होता है। उनकी इस हालत के लिए कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान की सरकारें, वहां की सियासी पार्टियां
और पाकिस्तान की फौज जिम्मेदार है। जब से पाकिस्तान बना है तब से वहां की सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय हथियार बनाने पर जोर दिया, पब्लिक वेलफेयर के बजाय आतंकवाद और फौज पर पैसा खर्च किया। मैंने कुछ फिगर्स देखी हैं, हैरान करने वाली है। पाकिस्तान की सरकार एजुकेशन पर जितना खर्च करती है उससे 6 गुना ज्यादा पैसा फौज पर खर्च करती है। पाकिस्तान में कारखाने बिजनेसमैन नहीं लगाते, फौज फैक्ट्रियां चलाती है। फौजी जनरल्स के पास हजारों एकड़ जमीन है। पाकिस्तान का सारा पैसा या तो नेताओं के पास है या फिर फौजी अफसरों के पास। अब पाकिस्तान का कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6.7 अरब डॉलर बचा है। इससे पाकिस्तान का खर्चा सिर्फ 1 हफ्ते तक और चल सकता है। पाकिस्तान के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है उससे 22 गुना संपत्ति तो गौतम अडानी के पास है। मुकेश अंबानी की संपत्ति पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से 15 गुना 15 टाइम्स ज्यादा है। अब सोचिए ऐसे देश का क्या हाल होगा। पाकिस्तान जिसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता रहा है, उस चीन ने भी बुरे वक्त में मदद करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब और दूसरे मुल्क पहले ही इतना कर्ज दे चुके हैं कि अब उनके कर्जे की किस्त चुकाने के लिए पैसे भी पाकिस्तान के पास नहीं बचे। अब पाकिस्तान को अमेरिका से मदद की उम्मीद है। अमेरिका मदद करना चाहता है, लेकिन मुश्किल यह है कि पाकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ये पैसा गरीबी और भूख से लड़ने के नाम पर लेता है, लेकिन उसका इस्तेमाल दहशतगर्दी को पालने पोसने में होता है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई है। इतने बुरे हालात से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। जम्मू कश्मीर के निहत्थे और बेकसूर गांव वालों पर आतंकवादी हमले अभी भी जारी हैं। इतना फर्क जरूर आया है कि अब हमारे यहां के आम लोग भी पाकिस्तान की करतूतों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब जम्मू कश्मीर के गांव वाले भी कमर कसकर तैयार खड़े हैं। अब हमारे यहां जो गांव की जो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं, वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान से होने वाले आतंकवादी हमलों का मुकाबला कर सके। अगर हमला हो तो पुलिस या आर्मी के पहुंचने से पहले ही गांव वाले आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने जम्मू के राजौरी में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की थी। इसके बाद अब सरकार विलेज डिफेंस गार्ड्स को फिर से एक्टिव करने का फैसला कर चुकी है। विलेज डिफेंस गार्ड्स के मेंबर लोकल गांव वाले हैं। इनके पास राइफल है और राइफल चलाने का लाइसेंस भी है। इनमें से कई लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े रहे हैं। अब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। राजौरी के कोटराका इलाके में एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग देने के पीछे मकसद यह है कि ये लोग आतंकवादियों के हमले से खुद को सुरक्षित रख सकें, सिक्योरिटी फोर्सेस के आने तक आतंकवादियों से लड़ सकें। श्रीनगर से जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुए हैं उसके चक्कर में यहाँ पे राजौरी में हमें यहाँ नई पोस्टिंग दी गई है, और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के वीडीसी मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। इनके पास वेपन है, लेकिन इन्होंने शायद हो सकता है कि कितने से फायर नहीं किया हो, असिस्ट लेने का तरीका क्या है, तो वो उनके दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन अगर ये ट्रेनिंग 6 महीने पे 3 महीने पे अगर रोटेशनल बेसिस पे चलती रहती है तो आदमी के दिमाग में बेस रहता है कि मुझे फायर कैसे करना है, समय आने पर कार्रवाई क्या करनी है। तो उसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए, ताकि इनके दिमाग में जो भूल गए हैं और दोबारा याद आ जाए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये इनके लिए काफ़ी उपयोगफुल भी होगा। 1 और 2 जनवरी के टेरर अटैक्स के बाद केंद्र सरकार ने राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बढ़ाई है। सीआरपीएफ की 18 कंपनियां वहां भेजने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी के साथ सीआरपीएफ को विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेन करने का जिम्मा भी दिया गया है। सीआरपीएफ के ट्रेनर भी गांव वालों का जोश देखकर हैरान हैं। हथियार इशू कराए गए थे, इनके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी कमी है और हमारे साथ रहते रहते ये सारे के सारे उस प्रशिक्षण के लेवल पे आकर के उनको इतना मुहैया करा देंगे प्रशिक्षण कि ये एनिमी से अपना मुकाबला कर पाएंगे। आज इनका जब देखा हथियारों की कंडीशन में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, उनको भी रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्र के लिहाज को देखते हुए इनका जोश और जज्बा, मैं भी खुद शर्मसार हो गया। ये बहुत ही काबिल तारीफ लोग हैं और अगर समय आने पर ऐसी कोई नौबत आई तो इनको उम्र की तरफ न जाएं, ये अपना वर्क पूरा करेंगे।
जम्मू में हमले के बाद अब सरकार और सुरक्षा बल दोनों अलर्ट मोड में हैं। कल देर रात होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा इंतजामात की समीक्षा की। इस मीटिंग में तय किया गया कि लोकल लेवल पर चलाए जा रहे ऑपरेशंस में अब आम लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर उनके मोराल को बढ़ाया जाए। विलेज डिफेंस ग्रुप्स के लोगों को हथियार की ट्रेनिंग देकर सरकार यही कोशिश कर रही है और यह कोशिश कामयाब होती दिखाई भी दे रही है। विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर कह रहे हैं कि इस ट्रेनिंग से वो दुश्मन को जवाब दे पाएंगे। देश के लिए बहुत तैयार हैं, हम कुर्बानी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तैयार भी मिलने चाहिए इधर बीडीसी वालों को। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर। निशाने के लिए बताया सर, गन जो खराब है उसके लिए बताया सर कि ये गन खराब है, अगर जिसकी वो ठीक कर देगी। जी हाँ सर। और चंदी तेल वगैरह हमारे को मिल रहा है सर। कम से कम 10 दिन तो ट्रेनिंग होगी। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि मैगजीन क्या है, बोल्ट क्या है, फायर कैसे करना है, तो इसलिए हम इनकी शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो गन हर आदमी ले सकता है, वरना इसको यूज़ करने का भी पता होना चाहिए। जो हथियार ख़राब हैं, हमारा आर्मर मौजूद है, हम ठीक करके देंगे। जिसको अपने कारतूस कम है वो बराबर करके ऐसे जो साहब ने बोला हम देंगे और फायर भी करवाएंगे। 1990 के दशक में जब आतंकवादी हमले बढ़े थे तो उन्हें रोकने के लिए गांव-गांव में विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई थी। लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे आतंकी हमले कम हो गए तो इस कमेटी के मेंबर से हथियार वापस ले लिए गए। लेकिन अब आतंकवादियों ने एक बार फिर से निहत्थे लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है, तो विलेज डिफेंस कमेटी को रिवाइव करने की जरूरत महसूस की गई। राजौरी में विलेज डिफेंस कमेटी के करीब 28,000 मेंबर हैं। सबको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। विलेज डिफेंस कमेटी का नाम बदलकर विलेज डिफेंस गार्ड्स कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, लेकिन सरकार की कोशिश पर और सरकार की मंशा पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार तो दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में बंदूकों की गूंज बंद हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। अब सरकार को ही लोगों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को यह कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है। और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के ज़ख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक़ क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के ज़ख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ ज़ख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला अपनी बात कितनी जल्दी भूल जाते हैं ये आपको दिखा देता हूं। जब 2 जनवरी को राजौरी में आतंकवादियों ने निहत्थे बेकसूर हिंदुओं के आधार कार्ड देखकर पहचान करके आइडेंटिफाई करके उन्हें गोली मारी थी, उस दिन उमर ने कहा था बेकसूर लोगों की इस तरह हत्या गुनाह है। उन्होंने पूछा था सरकार क्या कर रही है, लोगों को सुरक्षा देना सरकार का काम है, सरकार क्यों नहीं करती। अब जब सरकार लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें वेपन दे रही है, विलेज डिफेंस कमेटी को रिवाइव कर रही है, तो भी उमर अब्दुल्ला का सवाल वही है, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। खैर, ये बातें सियासत की हैं। उमर को हर हाल में सरकार का विरोध करना है, इसलिए वो ऐसा करते रहेंगे। ऐसा ही हाल राहुल गांधी का भी है। वो भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को कोस रहे थे। राहुल का दावा है कि अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार ने डरा धमकाकर नौजवानों का विरोध दबा दिया। अग्निवीर योजना को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और अग्निवीरों की ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है,
इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं और आपको अग्निवीरों की बात भी सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको राहुल गांधी की बात सुनाता हूं, जो दावा कर रहे हैं कि सरकार नौजवानों की जिंदगी के साथ मजाक कर रही है। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना की अग्निवीर स्कीम नौजवानों के साथ धोखा है। सरकार नौजवानों को 4 साल के लिए नौकरी देगी और फिर जूते मारकर बाहर निकाल देगी। उनका दावा है कि देश के नौजवान इस योजना से नाराज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि सेना में भर्ती की इस नई स्कीम को जो रिस्पॉन्स मिला है वो जबरदस्त है। इस वक्त देश भर के 42 सेंटर्स पर करीब 20,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदनगर, श्रीनगर, नासिक, जबलपुर, पटना और झारखंड के रामगढ़ जैसे उन तमाम शहरों में जहां जहां भी आर्मी के रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, उन सभी शहरों में अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। देख लो, लेकिन फोटो का पैसा लगेगा। हैदराबाद के आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर में ये अग्निवीर नए साल से पहले ही पहुंच गए थे। देश के कई राज्यों से आए अग्निवीरों ने कहा वो आए दूर दूर से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन सबका जज्बा एक है, लक्ष्य एक है, मंसूबा एक है, देश की सेवा करना, भारत माता की सुरक्षा करना। जय हिंद। आई एम अग्निवीर एजाज अहमद गनाई फ्रॉम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बडगाम। जय हिंद। Myself अग्निवीर शिवम शर्मा। I am from हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर हरमनप्रीत सिंह, मैं पंजाब प्रांत जिला पठानकोट का रहने वाला हूँ। जय हिंद। माय नेम इज अग्निवीर सत्यम अवस्थी। आई एम फ्रॉम शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। जय हिंद। मैं अग्निवीर नेत्र बहादुर छेत्री असम के 300 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। जय हिंद। मैं धर्मपाल गुर्जर। अग्निवीरों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसे 2 स्टेज में बांटा गया है। कुल 31 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी। इनमें पहले 10 हफ्तों के दौरान अग्निवीरों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद 21 हफ्ते तक उन्हें एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ज्यादातर सेंटर्स पर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी शुरुआत ड्रिल से होती है और उसके बाद सभी अग्निवीरों को आर्टिलरी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें उन्हें उन वेपन्स के बारे में बताया जाता है, टैंक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, फायरिंग सिखाई जा रही है। हैदराबाद के गोलकोंडा आर्टिलरी सेंटर के चीफ इंस्ट्रक्टर ने बताया कि अभी इन अग्निवीरों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें इन्हें एसॉल्ट राइफल चलाना सिखाया जा रहा है। लेकिन ये ट्रेनिंग इसलिए खास है क्योंकि इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कम वक्त में इन अग्निवीरों को ज्यादा मजबूती से तैयार किया जा सके। अग्निवीर के लिए टोटल 31 हफ्ते का ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें 10 हफ्ते का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, जिसमें इनका शारीरिक क्षमता, हथियार चलाने की क्षमता, ड्रिल और इनका जो बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद 21 हफ्ते की ट्रेनिंग है, जिसमें इनका एडवांस्ड ट्रेनिंग होगा, जो कि तोपखाना के स्पेसिफिक हथियारों के ऊपर इनका ट्रेनिंग किया जाएगा। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में इनका प्राइमरी हथियार जो है वो है असॉल्ट राइफल, जो कि हमारे पास इंसास राइफल है, जिसपे हम बेसिक ट्रेनिंग देंगे इनको। इन एडिशन इनको लाइट मशीन गन,
पिस्टल और कार्बाइन हथियार के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये वो हथियार भी चलाने के काबिल होंगे जब ये यहाँ से ग्रेजुएट करेंगे। आर्टिलरी वेपन सिस्टम में इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन के ऊपर इन अग्निवीरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अग्निवीर ट्रेनिंग में हमने जो एडिशनल चीज़ की है, हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करके कोशिश किया है कि इनको ज़्यादा सक्षम बना करके यहाँ से हम भेजें। इसमें हम सिमुलेटर्स की मदद ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की मदद ले रहे हैं और हमारे पास जो बाकी ट्रेनिंग एड्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद आर्टिलरी सेंटर में करीब 2300 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग के लिए सेना ने खास तरह का कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग के अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन्हें सिमुलेटर पर गोली चलाना सिखाया जा रहा है, जिससे इनका निशाना सटीक हो सके। इसमें ऑटोमेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एज कमांडेंट आरटी सेंटर हैदराबाद, मुझे बिल्कुल क्लियर है और मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास 2300 जो अग्निवीर आए हैं, उनको हमारा जो उद्देश्य है और जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, जो मैंने सुबह बताया है, उनके अनुसार हम लोग उनको सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। और जैसा मैंने बताया, हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि अग्निवीर प्रशिक्षित और सख्त, भारतीय सेना पूर्णतः सशक्त। हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेशन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाया गया है इस ट्रेनिंग में, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है कि जो अग्निवीर है वो फुली ट्रेंड और फुली मोटिवेटेड यहाँ से निकल के आए। झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया में सेना के सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट दोनों के सेंटर्स हैं। सिख रेजिमेंटल सेंटर में अभी पहले बैच में 566 अग्निवीरों को ट्रेन किया जा रहा है। मार्च में अगला बैच आएगा। अगले बैच में 380 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिख रेजिमेंटल सेंटर की तुलना में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में रिक्रूट्स कम है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अभी पहले बैच में सिर्फ 261 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि मार्च में आने वाले दूसरे बैच में 117 नए रिक्रूट शामिल होंगे। अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निवीरों की सेना में भर्ती होनी है। इसके लिए 17.5 साल से 23 साल तक के 46,000 नौजवानों का रिक्रूटमेंट इसी साल होना है, जिसमें 40,000 नौजवानों को आर्मी में भेजा जाएगा और 3,000 नौजवानों को एयरफोर्स और नेवी में डिप्यूट किया जाएगा। रामगढ़ में ट्रेनिंग लेने वाले अग्निवीरों का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल सेवा में रहेंगे, क्योंकि वो जब तक सर्विस में रहेंगे तो उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अग्निवीरों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है, वैसी ही ट्रेनिंग मिल रही है जैसी पहले सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को मिलती थी। रिक्रूट सुखबीर सिंह, मैं पंजाब फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अग्निवीर स्कीम काफ़ी अच्छी है और हमारा मोराल पहले की तरह अप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको कुछ भी पहले की स्कीम जैसा ही है सब कुछ, हमको कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। जब हम जहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए, हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। रहने के लिए जैसे आप देख रहे हैं साफ सुथरी बैरकें दी गई, पीने के लिए और नहाने के लिए गर्म पानी दिया जा रहा है। और जैसे कि हमारे हेल्थ को देखते हुए कि हमें कोई बीमारी ना हो और हमें फ्रेश और हेल्थी फूड दिया जा रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो हमारा ऑर्डिनेंस का सामान, एक रिक्रूट का सामान हमें इशू किया गया। इतना सारा सामान देखकर हम तो कंफ्यूज हो गए कि हमने इतना सारा सामान का करना क्या है। और हमें बहुत ही खुशी हुई कि एक फौजी का इतना सारा सामान है जो हम अपनी ट्रेनिंग टाइम में यूज करेंगे और इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छे सैनिक बनेंगे। इन नए फौजियों का उत्साह देखकर अच्छा लगता है। वो भी जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम कई मायनों में अच्छी है। जो नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में रिक्रूट किया जाएगा, उनका मंथली पैकेज अच्छा है। इसके साथ साथ उन्हें रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी दिया जा रहा है। 4 साल की सर्विस होने पर हर अग्निवीर को करीब 12 लाख रुपए का वन टाइम सेवा निधि पैकेज मिलेगा। अगर वो चाहें तो अपने भविष्य के लिए कोई काम शुरू कर पाएंगे। लेकिन इन सबसे ऊपर है राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। देश के लिए जरूरी है एक यंगर, फिटर आर्मी। आने वाले दिनों में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इसी तरह की फौज इस नए रूप में होना जरूरी है और अग्निवीर इसी दिशा में
एक बड़ा कदम है। अब मैं आपको दरकते जोशीमठ की तस्वीरें दिखाता हूं। जोशीमठ धंस रहा है, दरक रहा है और वहां के बाशिंदे सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। जोशीमठ में हर आंख में आंसू है, दुख है और इसके साथ साथ नाराजगी भी है। प्रशासन ने उन 2 होटल्स को गिराने की तैयारी कर ली है जो झुक गए हैं। जोशीमठ के 723 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है क्योंकि उनमें दरारें पड़ गई हैं। इनमें से 86 घरों को तुरंत खाली भी करा लिया गया है। प्रशासन अब तक 131 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका है। एक तरफ एसडीआरएफ के लोग खतरनाक बिल्डिंग्स को गिराने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन घरों में रहने वाले बेबसी से अपने घरों के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग घरों को खाली कर रहे हैं, अपना सामान समेट रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। नाते रिश्तेदार जो जोशीमठ से बाहर चले गए थे वो भी उन घरों को देखने पहुंच रहे हैं जहां उनका बचपन बीता, जहां वो पड़े हुए। जोशीमठ में सबसे पहले माउंट व्यू होटल और मलारी इन होटल्स, इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा। उसके बाद उन घरों का नंबर आएगा जिनमें दरारें ज्यादा बड़ी हैं। इन घरों को खाली कराया जा चुका है, लोग सामान समेट कर जा चुके हैं, लेकिन अपने घर से दूर कौन जाना चाहता है? कौन अपना आशियाना छोड़ना चाहेगा? लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, उन्हें लग रहा है शायद उनका घर बच जाएगा। कुछ महिलाएं दूसरे शहरों से एक बार फिर अपने मायकों को देखने आ रही हैं। ऐसी महिलाओं की बात सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हमारे संवाददाता पवन नारा का गला भी इन महिलाओं से बात करते करते भर आया। ये महिला रो रो कर बता रही थी कि बचपन में ही पिता के गुजरने के बाद कितनी तकलीफ सहकर मां ने उन्हें पाला, पढ़ाया। अब भाई कमाने लायक हुए, मां के लिए अच्छा सा घर बनाया, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं आखिरी बार देख लूंगी अपने मायके, अपने भाइयों का घर कैसे मेरे भाइयों ने बनाया है, कैसे मेरे चाचा चाचियों ने बनाया है। हम लास्ट बार देख के आऊंगी क्या उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। माता जी दुखी है और ये शब्द अपने आप में बहुत भारी होते हैं जब कहीं माँ कहे कि मैं अपना घर आखिरी बार देखने के लिए आई हूँ, और ये भावना शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शादी भी बचपन में यही गुजारा, शादी यहीं से हुई है। 19 साल की शादी हो गई थी, फिर ससुराल गई। फिर मेरे भैया लोग छोटे थे, मेरे पापा गुजर गए थे। मेरे भैया लोगों ने अपनी पैसे ही पढ़ाई, मेरी मम्मी ने गाय भैंस पाली, पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर अपने बच्चे हुए, वो इतनी बड़ी बड़ी मकानें बनाई बच्चों ने, क्या करें अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या मेरे भतीजी हम पढ़ाने लिखाने लायक हो रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें? तो माता जी अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष याद कर रही, कैसे पिताजी की मौत हो गई तो माँ ने भैंस पालकर, दूध बेचकर घर परिवार को खड़ा किया, भाइयों को पढ़ाया, भाइयों ने जिंदगी में अच्छे मुकाम हासिल किए तो घर बनाया, और अब इन्हें लगा था कि इनकी जिंदगी पटरी पर है, और अचानक एक दरार आई तो इनकी जिंदगी अब एक बार फिर तबाह हो गई। जोशीमठ के ज्यादातर घरों की कहानी ऐसी ही है। पड़ोस के घर में एक और महिला मिली, वो जोशीमठ की हैं, लेकिन ससुराल ऋषिकेश में है। वो जोशीमठ के आंगनबाड़ी सेंटर में काम करती हैं, भाई यहीं पर रहते हैं। रेखा नाम से महिला का कहना है कि भाइयों ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, शादी की। सभी भाइयों ने जोशीमठ में मकान बनाए, लेकिन अब अचानक सब के सब बेघर हो गए। जोशीमठ में हर घर में आंसू हैं। रेखा जी आखिरी बार अपना मायका देखने पहुंची हैं। मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं ऋषिकेश रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। अब क्या करें? और आज ऋषिकेश से आई अपने मायके को देखने, अपने भाइयों का हाल देखने। देखा नहीं जा रहा है, दरारें देखी नहीं जा रही है। भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी, और आज उन्हीं का ये हाल हो गया, देखा नहीं जाता है। तो ये ऊपर जो ट्रॉफी देख रहे हैं आप, ये बच्चों की वो ट्रॉफियां हैं जो उन्होंने स्कूल में जीती हैं। हाँ। और अब वो सिर्फ ट्रॉफियां बची हैं, कुछ मेडल बचे हैं, लेकिन घर का बाकी सारा सामान खाली कर दिया गया है। इस घर में
सबसे बड़ी बात यह कि कोई क्रैक नहीं है, क्योंकि नीचे वाले मकान खिसक रहे हैं, इसलिए इस मकान पे खतरा है। हमें तो गर्व था अपने इस जोशीमठ पे। हम सोचते थे इससे बढ़िया जगह और इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं होगी जितना ये जोशीमठ है हमारा। जहाँ भी जाते थे अपनी जोशीमठ की तारीफ, हमारे जोशीमठ में ये है, हमारे जोशीमठ में ये है, वो है, ये चीज है, वो चीज है, सब खत्म हो गया। वाकई में जिस जोशीमठ पर इन सब लोगों को गर्व था, जहां से उनका दिल जुड़ा हुआ था, उस जोशीमठ को छोड़ने का दर्द तो सबकी आंखों में दिखाई दे रहा है। यह दुख तब और भी बढ़ जाता जब यह पता हो कि पूरा को पूरा शहर खतरे की जद में है, जब लोगों को यह लगे कि शहर का नामो निशान मिट जाएगा। लोगों का कहना है कि सरकारी शेल्टर होम कभी भी घर जैसे तो नहीं हो सकते। 10 कमरों के घर को छोड़कर एक कमरे में कैसे गुजारा करेंगे। ये टूटा हुआ शीशा इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ की टूटी हुई तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ का लोगों का जीवन टूट गया है और अब लोग एक कतार में गाड़ियों में अपना सामान भर के जा रहे हैं। इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे, अम्मा ये आपका है? तो नम आंखों के साथ अम्मा ने अपने घर का सामान पैक कर लिया है। कहाँ जगह मिली अम्मा आपको? पीपल कोटी में जो राहत शिविर है वहाँ? हाँ। तो परिवार में कौन कौन है? बेटा है, बहू है, नाती है छोटा। नाती? हाँ, साल भर का है। साल भर का? साल भर का है। तो घर बनाया, घर ऐसे स्थिति में छोड़ के चले गए। सामान कुछ यहीं छोड़ रखा, कुछ ले जा रहे। वॉशिंग मशीन है, किचन का कुछ सामान है, कुछ कपड़े हैं और कह रहे हैं कि दुगना सामान है। फ्रिज है, एक अच्छा खासा फ्रिज है, लेकिन अब सोचिए इस फ्रिज में घर का सामान रखने की कोशिश की गई है ताकि जो लूज सामान कहीं और नहीं रखा जा सकता वो फ्रिज में रखा गया है। यहाँ इस गाड़ी में बेड के गद्दे हैं, कुर्सियां हैं, बच्चे की कार एक दिखाई दे रही है, एक बच्चे की ट्राईसाइकिल है। यानी परिवार में क्या नहीं होता वो सब आज सड़कों पर है। लोगों ने तिनका करके जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर बनाया, ये सोचकर अब जिंदगी यहां आराम से गुजरेगी। लेकिन आज हालत ही हो गई कि मकान खाली करना पड़ रहा है। इसीलिए जोशीमठ के लोगों में दुख है, आंसू है, लेकिन अब गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को लगता है कि जोशीमठ पर खतरा विकास की योजनाओं की वजह से आया। जोशीमठ में एनटीपीसी की सुरंग की वजह से एक पहाड़ दरक रहा है। उन्हें लगता है कि जोशीमठ में एनटीपीसी की तरफ से तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था उससे नुकसान हुआ। असल में इस प्रोजेक्ट के लिए 16 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है। ये टनल जोशीमठ के नीचे से गुजरती है। लोगों का कहना है कि इस सुरंग को बनाने के लिए जो ब्लास्ट किए जाते हैं उनकी वजह से घरों में दरारें आ गई। हम सेलंग से आए हैं और एनटीपीसी से प्रभावित गांव सेलंग है और जैसी दरारें, जैसा भूदशा जोशीमठ में हो रहा है वो हमारा गांव भी बहुत प्रभावित है और हम चाहते हैं। क्या आपके गांव में भी दरारें हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सुरंग के नजदीक के गांव है, घर गांव है, उनमें दरारें हैं। हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ बसना चाहे, एनटीपीसी बंद होना चाहे, हमने अपने बच्चे के लिए भविष्य में सोचना है। एनटीपीसी को आप जिम्मेदार कैसे मान रहे हैं इसके लिए? सर सभी एनटीपीसी जिम्मेदार है इसका। एनटीपीसी इस बात से कई बार इनकार कर चुकी है कि जोशीमठ के दरारें उसके पावर प्रोजेक्ट की वजह से आई, लेकिन ज्यादातर लोग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को ही हालात बिगड़ने की वजह मान रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ के कई घरों को खतरा 2 होटल्स की वजह से भी है, माउंट व्यू और मलारी। ये दोनों होटल बिल्कुल सड़क के किनारे पर बने हैं, ढलान पर हैं और दोनों में दरारें आ चुकी हैं। 5-5 मंजिला इन होटल्स के नीचे की जमीन पर भी कई घर बने हुए हैं। अगर ये होटल गिरते हैं तो दूसरे घर भी उनकी चपेट में आ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले इन होटल्स को गिराने की तैयारी की जा रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जिस टीम ने नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए थे, वही टीम इसे भी लीड कर रही है। ये जो बिल्डिंग है ये क्योंकि एक 5-7 मंजिला बिल्डिंग है, वो अगर बाई चांस गिर जाएगा तो नीचे जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनको जान मान का हानि हो सकती है। इसीलिए
उत्तराखंड प्रशासन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि हम लोग जो नोएडा में ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ था, यही टीम थी मेरे साथ, मैं उस टीम को लीड कर रहा था, तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इस बिल्डिंग का कैसे सेफ डिमोलिशन हो सके। इन होटल्स को गिराने का काम आज से ही शुरू होना था, लेकिन अब लोग डेमोलिशन प्रोसेस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले मुआवजे का ऐलान करे, उसके बाद होटल और घरों को तोड़ने दिया जाएगा। लोगों की मांग है उन्हें भी बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर ही मुआवजा मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इसका डिमार्केशन हो, हमें बद्रीनाथ के तर्ज पे पैसा मिले, और वो अभी लिखित में मिले, हमें लिखित में चाहिए। हमें क्या मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ, इसलिए विरोध कर रहे हैं? जी, उसी के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हमें अभी मुआवजा का कोई तय नहीं हुआ है, किस तर्ज पे हमें पैसा मिलेगा। होटल टूटने से पहले हमारे मकानों की उसकी लागत तो तय हो जाएगी, न हुआ ये है, पहले वो तो हो जाए। मुआवजा नहीं तय हुआ है। हाँ ना, और फिर लाल वो मारे और बोलो चलो बाहर निकलो। के बिना मुआवजा घोषित किए हुए जोशीमठ की उन मकानों को तोड़ने जा रहे हैं जिन मकानों में अभी लोगों का सामान तक नहीं निकला है। ये होटल 2 होटल हैं, इन होटल में से मलारी, इनके अंदर अभी सामान पड़ा हुआ है, और ध्वस्तीकरण आप कीजिए, लेकिन कम से कम मुआवजा तो घोषित करिए। अगर ये मानव जनित आपदा नहीं है तो फिर ये विकास की जो परिभाषा आप एनटीपीसी के रूप में ले रहे थे, इस एनटीपीसी की परियोजना को यहाँ से भागना चाहिए। टूरिज्म और धार्मिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से अहम होने के साथ साथ जोशीमठ का जो शहर है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आर्मी के ब्रिगेड भी है और आईटीबीपी की बटालियन भी। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने आर्मी कैंप समेत सुनील वार्ड, जेपी कॉलोनी, नरसिंह मंदिर और गांधीनगर में उन घरों को देखा जिनमें दरारों की वजह से नुकसान हुआ है। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ की सिचुएशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भी 2 दिन पहले यहां आए थे। सरकार जोशीमठ के लोगों की हर मुमकिन मदद करेगी। लोगों को बसाने के लिए गोचर और पीपल कोटी में जगह देख ली गई है। सरकार पालतू पशुओं के लिए कैटल शेल्टर भी बनाएगी। तकलीफ तो काफ़ी है, और हमको भी तकलीफ होती है कि हम किराए के घर को भी छोड़ते हैं तो भावुक हो जाते हैं। लोगों ने गाड़ी कमाई से अपने मकान बनाए थे और उसके बाद आज छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। जो भी जिसकी नुकसानी हुई है सब उसका एस्टिमेट बनना है, एक एक करके वो पूर्ति करने का मन सरकार ने बनाया है। जगह भी ढूंढ ली गई है। आपको पता है कि 2 जगह गोचर और पीपल कोटी में अगर ऐसी नौबत आती है तो वहां करेंगे। और जो जानवर हमारे घरों में बंद हैं, घरों पे जाना ही पड़ रहा मजबूरी में, उनके लिए भी कैटल शेल्टर बनाना प्रारंभ हो जाएगा कल से। ये आज उसका भी सर्वेक्षण वगैरह सारी चीज़ें चालू हो गई हैं। जिस प्रकार से जनता को सुविधा होगी उस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जहां मोदी जी खुद देख रहे हैं तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, चिंता न करें, सिर्फ मनोबल बढ़ाए रखें, मनोबल नीचे ना आने दें। सरकार लोगों के लिए शेल्टर का इंतजाम कर देगी। हो सकता है मुआवजा भी दे दे, अच्छा मुआवजा दे दे, लेकिन उसके बाद भी जोशीमठ के लोगों का दर्द तो कम नहीं होगा, क्योंकि उनका अपना शहर, अपना घर, अपनी जमीन, अपने खेत, ये सब आंखों के सामने बर्बाद होता उन्हें दिखाई दे रहा है। जोशीमठ को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इससे सबक लेकर अब उत्तराखंड को दूसरे शहरों का सर्वे भी कराना चाहिए, क्योंकि आज ही खबर आई है कि जोशीमठ के करीब 84 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी 50 घरों में दरारें देखने को मिली हैं। स्थानीय लोग दरारों से डर गए हैं। उन्हें लग रहा है कहीं कर्णप्रयाग का हाल भी जोशीमठ जैसा ना हो जाए। ऐसी खबरें कई इलाकों से आई हैं। सरकार को, प्रशासन को इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और वक्त रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र से आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई। यहां भी कास्ट सेंसस की मांग शुरू हो गई है। कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग करती है।
इसके लिए एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी है। भुजबल का कहना है कि केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं करा रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को बिहार की तरह अलग से कास्ट सेंसस कराना चाहिए। ये हमारी मांग जो है 2010 से है और एक बार जातीय जनगणना हम करते ऐसे प्रणब मुखर्जी साहब ने एक सांसद में कहा था संसद में, मगर वो ठीक नहीं हुआ, उसके आंकड़े बाहर नहीं आए, तो अभी फिर से बिहार ने शुरू कर दिया है, तो हम भी शुरू करें कि जैसे आदिवासी या दलित समाज को जो भारत सरकार से फंड्स मिलते हैं वैसे ओबीसी सरकार को भी बड़े फंड्स मिलेंगे। छगन भुजबल की बात को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन बीजेपी ने इस तरह की मांग को गैर जरूरी बताया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सेंसस कराने का हक राज्य सरकारों को है ही नहीं। बीजेपी का कहना है कि बिहार में भी नीतीश सरकार कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट कर रही है। हम सबको मालूम है कि सेंसस जो है ये संविधान से कायदे से जो होता है वो केंद्र सरकार करती है और सेंसस में जो कानून है सेंसस कानून उसमें एससी एसटी एंड अदर्स इतना ही कहा है, अभी से वैसा ही सेंसस होते आया है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सेंसस की घोषणा की है, तो उनको तो सेंसस का अधिकार नहीं, हाँ वो डेटा हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डेटा, इंपेरिकल डेटा, कास्ट वाइज डेटा हो सकता है, वो डेटा कर रहे हैं। लेकिन भुजबल साहब को यहां पर महाराष्ट्र में उन्होंने एक पत्र दिया है, मुझे लगता है कि ये नौटंकी की है। ओबीसी को लेकर केवल नौटंकी बाज है ये लोग। पिछले कुछ साल में धीरे धीरे देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। सियासत जाति से हटकर विकास के मुद्दों पर होने लगी थी। चुनावों में विकास मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि एक बार फिर से कास्ट सेंसस के नाम पर जाति की सियासत का माहौल बनाया जाएगा। चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अभी जाति की बात हो रही है, फिर उपजातियों की बात होगी और विकास की बात पीछे रह जाएगी। मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं है। बिहार में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का नाम बदलने के बाद अब वहां के नेताओं ने गंगा में क्रूज चलाने और कमर्शियल शिप चलाने की योजना का विरोध शुरू किया है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत करेंगे। गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चेतावनी दी है कि वो बिहार के अंदर केंद्र सरकार की किसी योजना को नहीं चलने देंगे। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार गंगा में शिप उतारकर जनता के पैसे बर्बाद कर रही है। सरकार जो योजना बना रहा है जहाज का ना, वो पैसा का बर्बादी कर रहा है। वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है, पहाड़ बन गया है गाद का। हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। गंगा में बरसात में जाल लगाइए, मछली मारिए और मछली बेच के मछली से अपना भरण पोषण करिए। ये सब फोकसबाजी है। गंगा विलास क्रूज यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से गुजरता हुआ बांग्लादेश तक जाएगा। यह 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। 3 नदियों गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा। टूरिज्म सेक्टर को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी ने इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का भी उद्घाटन किया था। 1620 किलोमीटर लंबे वाटरवे की शुरुआत की थी, जिससे हल्दिया और वाराणसी के बीच माल ढुलाई आसान हो गई है। लेकिन अब बिहार में इसका विरोध शुरू हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश सरकार बिहार के विकास को रोक रही है, मोदी के विरोध के चक्कर में जनता का नुकसान करने में लगी है। आज भी जो गंगा नदी में 4.25 मीटर की ड्रेजिंग करके पानी के जहाज चलाए जा रहे हैं,
उनसे हल्दिया बनारस का व्यापार हो रहा है, हल्दिया इलाहाबाद का व्यापार हो रहा है। आपके यहाँ जो होना है आप खुद उसकी कोई चिंता नहीं करें, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ाइए, उद्योग बढ़ाइए। हल्दिया से बिहारियों का सामान जाने में सीधे 20% कॉस्ट लगेगा अगर वह नाव के माध्यम से जाता है, लेकिन न इनको जानकारी है कि क्या हो रहा है, अपने तो कुछ करेंगे नहीं। और केंद्र सरकार अगर कोई जलमार्ग बनाएगी तो आप बनने नहीं देंगे। बिहार सरकार बिहार विरोधी है। ललन सिंह जी को क्या दिक्कत है यह केवल ईश्वर जानता है। जिस क्रूज का ललन सिंह विरोध कर रहे हैं, कम से कम वो पैसे की बर्बादी तो नहीं है। गंगा विलास क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा। जो लोग इस क्रूज पर ट्रेवल करेंगे उन्हें भारत की संस्कृति और विरासत के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यह क्रूज दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को बिहार स्कूल ऑफ योगा और रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर काजीरंगा में एक सींग वाले राइनो जैसी धरोहर दिखाएगा। वाराणसी की गंगा आरती, सारनाथ का बौद्ध तीर्थ और वैष्णव संस्कृति का केंद्र माजुली इससे कवर होगा। असल में गंगा विलास क्रूज भारत को दुनिया के रिवर क्रूज मैप पर लाएगा। सिर्फ राजनीति के लिए इसका विरोध करना ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।